नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। मैं हूं आपके साथ आनंद विजय सिंह। मुद्दे की बात में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं विपक्ष की प्रोटेस्ट पॉलिटिक्स की। सीजेपी यानी कि कॉकरोच जनता पार्टी का आंदोलन तो खत्म हो गया, जंतर मंतर भी खाली हो गया, लेकिन संसद में सोमवार को गतिरोध जारी रहा। शाम होते होते यह खबर जरूर आई कि मंगलवार को चर्चा के लिए विपक्ष तैयार हो गया है। पेपर लीक के खिलाफ सरकार ने हंगामे के बीच नया बिल पेश किया, संशोधन बिल पेश किया। सरकार इस पर लंबी चर्चा के लिए विपक्ष से कह रही है, लेकिन प्रदर्शनकारियों पर हुए कार्रवाई के विरोध में लोकसभा और राज्यसभा में सोमवार को जमकर हंगामा हुआ। कार्यवाही नहीं चल पाई। जब भी कार्यवाही शुरू होती थी, हंगामा और नारेबाजी वेल में घुसकर विपक्ष के सांसद करते रहे, जिसकी वजह से संसद के दोनों सदनों को के कार्यवाही को स्थगित करनी पड़ी और शाम में फिर कल तक के लिए स्थगित कर दिया गया। विपक्ष 20 जुलाई को हुई कार्रवाई, लाठीचार्ज, पैलेट गन, AK-47 के बल प्रयोग पर गृह मंत्री के बयान की मांग कर रहा था। बहरहाल इन सब के बीच पीएम ने हाई पावर टास्क फोर्स का भी गठन कर दिया है। नंदन नीलेकणी के नेतृत्व में यह हाई पावर टास्क फोर्स का गठन हुआ है। इस बीच फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन की भी मंजूरी और कड़ा कानून बनाने का भी सरकार ने ऐलान कर दिया। तो ऐसे में अब सवाल है कि क्या सभी को साथ लेकर सरकार नया बिल पास करा पाएगी, और साथ ही क्या केवल सख्त कानून बनाने से पेपर लीक की समस्या दूर हो जाएगी, क्योंकि सख्त कानून तो 2024 में भी बना था, लेकिन उसके बावजूद पेपर लीक की खबरें, घटनाएं आती रहीं और इस बार आंदोलन हुआ है और उससे भी कड़ा बिल लाया जा रहा है, कानून बनाया जा रहा है। संसद में इस पर चर्चा होगी और संसद इसे पास कर देगी। तो क्या ये जो कानून है इससे पेपर लीक पर अंकुश लग पाएगा? आज इसी को समझने की हम कोशिश करेंगे। और इस सब के बीच विपक्ष मांग ये कर रहा था कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो जाए। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होगा तभी चर्चा होगी, और उसके बाद इस्तीफे के बाद आज उम्मीद ये की जा रही थी कि चर्चा हो पाएगी, लेकिन विपक्ष का हंगामा जारी रहा। विपक्ष की मांग, जो कार्रवाई है उसको लेकर कि गृह मंत्री का बयान है। बहरहाल गतिरोध खत्म हो गया है और उम्मीद है कि कल इस पर सार्थक चर्चा हो पाएगी। विपक्ष की प्रोटेस्ट पॉलिटिक्स पर आज हम समझेंगे अपने मेहमानों के साथ, लेकिन उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। कॉकरोच जनता पार्टी का आंदोलन खत्म हो गया, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा भी हो गया, लेकिन विपक्ष का सियासी शोर थमने का नाम नहीं ले रहा है। आज भी संसद भवन के मकर द्वार पर विपक्षी सांसदों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव से लेकर कई बड़े नेता इसमें शामिल हुए और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। विपक्षी सांसद अब भी छात्रों पर हुए लाठीचार्ज का मुद्दा उठाकर सरकार को घेर रहे हैं। विपक्ष के अपने दावे हैं और अपनी सियासत। कि अभी भी FIR फाइल कर रहे हैं बिहार में, बंगाल में स्टूडेंट्स के खिलाफ, ये मैंने सुना है, वेरीफाइड नहीं है अभी। तो मतलब फिर फायदा क्या हुआ? क्योंकि जब से भारतीय जनता पार्टी सरकार में आई है, इसने शिक्षा को चौपट कर दिया है। एजुकेशन में कैसे अपने लोगों को बैठा दे, अंडरग्राउंड अनरजिस्टर्ड लोगों को। और मैं बधाई देना चाहता हूँ एक बार फिर युवाओं के, नौजवानों के, उनके मनोबल को और उनकी चेतना को। ये सरकार उनकी चेतना को चुनौती नहीं दे सकती है। तो शांतिपूर्ण तरीके से जो आंदोलन कर रहे हैं, आप उन पर लीथल और सेमी लीथल फोर्स कैसे यूज़ कर रहे हैं? इतने अत्याधिक बल आप कैसे यूज़ कर रहे हैं इन युवाओं के ऊपर? और हम ये भी कहना चाहेंगे कि शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन करना ये हमारा संवैधानिक अधिकार है। आवाज़ उठाना, सड़क पे उतरना, आंदोलन करना, ये संवैधानिक अधिकार है, ये लोकतंत्र में अधिकार है। तो क्या हम कह रहे हैं कि जो भी शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन करेंगे या सड़क पे उतरेंगे उस पर पेलेट गन चलाया जाएगा? तो इस तरह की जो कार्रवाई है, दमनात्मक कार्रवाई, इसके चलते अपोजिशन की ये मांग है कि गृह मंत्री आकर इस पर जवाब दे और छात्रों के साथ जहाँ भी जो भी देश के विभिन्न हिस्सों में जो कुछ भी हो रहा है उसके लिए उन्हें उससे जो प्रॉमिस किया गया है उसके अनुरूप उन्हें
बाहर निकाला जाए, जेल में न रखा जाए, उन पर कोई भी केस ना हो। विपक्ष के प्रदर्शन पर बीजेपी हमलावर है। बीजेपी सांसदों का कहना है कि इंडी गठबंधन के नेता शुरू से छात्रों के मन में भय पैदा कर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का प्रयास कर रहे हैं। वहीं निशिकांत दुबे राहुल गांधी के खिलाफ मोर्चा खोलते नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी जी ने जितनी यात्रा की है उसमें देश के खिलाफ बोला है, सरकार के खिलाफ बोला है, संविधान के खिलाफ बोला है। तो सबसे पहले तो लीडर ऑफ द अपोजिशन से इनको कैसे हटाया जाए, ये प्रस्ताव जो है हम पेश करने की कोशिश करेंगे। शुरू से ही छात्रों के मन में भय और भ्रम पैदा कर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का प्रयास इंडी गठबंधन के नेता करते आ रहे हैं, जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है। आप बच्चों के जीवन के साथ कैसे खिलवाड़ कर सकते हैं? संसद के मॉनसून सत्र में विपक्षी एकता साफ दिख रही है, लेकिन सवाल ये है कि आखिर विपक्ष एक होकर जनता के मुद्दे क्यों नहीं उठाता, संसद में चर्चा क्यों नहीं करता। कुल मिलाकर कहें तो विपक्ष की प्रोटेस्ट पॉलिटिक्स जारी है। अब देखना होगा कि इन प्रदर्शनों से विपक्ष का कितना सियासी भला होता है। तो आज इसी को लेकर हम चर्चा करने जा रहे हैं। विपक्ष एकजुट है और उम्मीद ये की जा रही थी कि सीजेपी के साथ जो सफल वार्ता हुई और उसके बाद जंतर मंतर खाली हो गया और सीजेपी ने अपना प्रोटेस्ट वापस ले लिया, अपना आंदोलन वापस ले लिया, तो संसद की कार्यवाही भी सोमवार को शांतिपूर्ण ढंग से चल पाएगी और कानून पर चर्चा हो पाएगी, लेकिन वो दिखाई नहीं दिया। अब उम्मीद की किरण मंगलवार पर है। विपक्ष की प्रोटेस्ट पॉलिटिक्स क्या है, आज इसी को हम समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान आज इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रदीप वैस जी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। बहुत स्वागत है प्रदीप जी आपका। ब्रजेश यादव जी कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ इस चर्चा में है। ब्रजेश जी बहुत स्वागत है। श्रेयस के दुबे जी प्रवक्ता कांग्रेस के हमारे साथ इस चर्चा में है। सर बहुत स्वागत है आपका। और डॉक्टर अभिषेक अहलावत राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। डॉक्टर साहब आपका भी बहुत स्वागत है। प्रदीप जी, चर्चा की शुरुआत आपसे ही। सीजेपी के साथ सफल वार्ता, उम्मीद आप लोग ये भी कर रहे थे क्या कि संसद में भी सोमवार को अच्छे ढंग से चर्चा हो पाएगी, लेकिन पूरा दिन आज बेकार चला गया। एक मांग थी कि जो कार्रवाई हुई है उस कार्रवाई पर गृह मंत्री का बयान आ जाए। वो बयान आ जाता तो शायद उस हंगामे में बिल को पेश नहीं करना पड़ता, संसद में सब लोग बैठते और वहां पर बिल पर चर्चा हो जाती, आज ही से शुरू हो जाती। नमस्कार आनंद जी, उम्मीद है मेरी आवाज मिल रही है आपको। जी हाँ सर, नमस्कार। सर, अब आज के अगर रवैये को देखा जाए विपक्ष के, तो केवल दो शब्द समझ में आते हैं, आक्रामक और अड़ियल। विपक्ष का रवैया केवल आक्रामक और अड़ियल था। सदन में आक्रामकता और अड़ियलपन से चर्चाएं नहीं होती और जनता किसी प्रतिनिधि को भेजती है तो वो चर्चा करने के लिए भेजती है, आक्रामकता दिखाने के लिए नहीं। लेकिन ये भी तो कहा जा सकता ना कि विपक्ष का रुख आक्रामक था लेकिन सरकार का पक्ष अड़ियल था, ये कहा जा सकता है। सर, विपक्ष जो है चर्चा नहीं कराना चाह रहा है, बयान की मांग कर रहा है। अरे चर्चा के बाद क्या बयान आने की परिपाटी नहीं रही है हमारे सदन में? आप बताइए, काफी लंबा अनुभव है सर आपका। आप बताइए, जब से सदन की लाइव ब्रॉडकास्टिंग हुई है 1991-92 के बाद से, जहां तक मेरी याददाश्त बता रही है, मेरा ज्ञान बता रहा है, तब से क्या ऐसा नहीं हुआ है कि संबंधित मंत्री चर्चा के बाद आकर के उन्होंने बयान दिया हो? ऐसा तो रहा नहीं है। बहुत से उदाहरण है जहां पे कि संबंधित मंत्री ने चर्चा के बाद अपने बयान को प्रस्तुत किया है, कम से कम चर्चा स्टार्ट हुई है। लेकिन ये विपक्ष की कौन सी राजनीति है? और मुझे तो ऐसा लगता है कि ये विपक्ष मान चुका है कि बार बार इसी की पुनरावृत्ति होती रहेगी। हर सदन, जब भी शुरुआत होती है सदन की, जब से मोदी जी के नेतृत्व की सरकार चल रही बीते 12 वर्षों से, आप उठा के देख लीजिए, जब भी सदन के सत्र शुरू होते हैं उसके पहले कोई मतलब सभी को नहीं कहता, लेकिन राहुल जी की कोई न कोई विदेश यात्रा पूरी होकर आती है। फिर जो है उसके पहले कुछ न कुछ नैरेटिव सेट किया जाता है। फिर उसके बाद जो है सदन में जो मेन मुद्दे हैं उनको साइडलाइन करके वो जो नैरेटिव सेट हुआ रहता है उस पर मतलब जनता के, हमारे आपके कर के पैसे का बहुत बड़ा भाग जो है उसमें व्यर्थ जाता है। तो आप बताइए, सरकार इस वक्त कहां से गलत है?
क्या प्रोटोकॉल नहीं फॉलो होने चाहिए सदन ठीक है, को अब चलाने ब्रजेश जी की इसके एक बारे में बताएंगे। परिपाटी, ब्रजेश जी, एक पहले परंपरा तो है। ये कहा जा रहा था कि पर्चा, पहले पर्चा फिर चर्चा, पर्चा हट गया, चर्चा शुरू हो जानी चाहिए थी, लेकिन अब यही लोग कह रहे हैं कि 2 सादे पेज हैं, उस पर लिख दिया गया है पीटीओ, पलट के देखो तो फिर सादा, यही पलटना अलटना पलटना अब कांग्रेस के और विपक्ष करता रहता है। यानी कि एक बात मान लो तो दूसरी बात को लेकर वो अड़ जाते हैं और हंगामा चलते रहता है, सदन की कार्यवाही नहीं हो पाती है। यही विपक्ष की रणनीति रहती है सदन का सत्र जब चलता है तब, और वही यहां पर भी देखने को मिला। पहले शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग, और शिक्षा मंत्री का जब इस्तीफा हो गया तो फिर आप लोगों ने उसको जोड़ दिया। चर्चा शुरू होती कानून उस बिल पर तो फिर उसी में जवाब भी आता। नमस्कार आप सभी को। देखिए, भारतीय जनता पार्टी इस समय जिस स्थिति से गुजर रही है, आप आकलन करिए सिर्फ एक चीज का। भारतीय जनता पार्टी को 140 करोड़ जनता ने नकार दिया। जंतर मंतर पर युवाओं ने और देश के विपक्ष ने सड़कों पर पूरा 2 महीना बिताया, और आज जब सवाल उठाए गए सदन चलाने के लिए, तो सदन तो शुरू में भारतीय जनता पार्टी ही भागती रही। और आज की रही बात, मैं आपको एक चीज बता दूं, भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र संविधान को किस तरीके काले अध्याय में बदल रही है, ये देश के लिए शर्म की बात है। युवा इतना संघर्ष किया कि कील, लाठियों में कील लगे हुए थे, उससे उनके ऊपर हमला किया गया। बच्चियों को किस तरीके से मारा गया, पीटा गया, आंसू गैस, AK-47 चल रहे हैं। तमाम प्रताड़ना करने के बाद भारतीय जनता पार्टी बेशर्मों की तरीके आज धर्मेंद्र प्रधान के जय जयकार लगा रही थी। ये लोकतंत्र और संविधान की बात करने योग्य कैसे हो गए? आज देश का युवा सड़कों पर था। पेपर लीक एक बार का समस्या नहीं है, लगातार बार बार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में हुआ, और यही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सिर्फ देश को गुमराह करते रहे, देश के युवाओं को गुमराह करते रहे। मैं आपके माध्यम से एक चीज कह देना चाहता हूं कि जंतर मंतर मैं भी गया था, मैंने भी वहां सर्वे किया था। जंतर मंतर पर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तो मांगा ही जा रहा था, लेकिन सबसे ज्यादा विरोध वहां नरेंद्र मोदी जी का हो रहा था। क्यों? क्योंकि इस देश की जनता, युवा, किसान, नौजवान नरेंद्र मोदी जी को नकार रहा है। ठीक है, अब ये बात जब आपने कही है, ये बात जब आपने कही है, तो मैं चाहूंगा कि इसके बारे में भी जरूर आप बोलिए। हम इस पर चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन आपका बयान भी चाहिए कि नरेंद्र मोदी का विरोध तो हो रहा था, विरोध आप भी करते हैं, प्रधानमंत्री का विरोध करते हैं, सरकार का विरोध करते हैं, नरेंद्र मोदी का भी विरोध करते हैं, लेकिन वहां पर जो कुछ होर्डिंग्स दिखाई दिए उसको आप जायज ठहरा सकते हैं क्या? विरोध का वो तरीका भी होता है क्या? बिल्कुल बिल्कुल, मैं जवाब दूंगा इसका। देखिए, मैंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जिस दिन लाइव 12 बजे वो आए थे, मैंने उनको 8 बजे एक मैसेज डाला कि राम चढ़ावा चोरी मंदिर में हो गया, राम जी नाराज हैं, और ये जो जंतर मंतर और सड़कों पर युवा है ये बंदर है। और बड़े बुजुर्ग कह गए नरेंद्र मोदी जी बड़े बुजुर्ग कह गए, बच्चे और बंदर में अंतर नहीं होता है। नहीं तो क्या बंदर गाली तो नहीं देते हैं ना? देखिए, बंदरों की सेना के साथ राम ने रावण पर, लंका पर आक्रमण किया, लेकिन क्या रावण को गाली बंदर देते थे क्या? नहीं ना। आप लोग भी विरोध करते हैं ब्रजेश जी, आप लोग भी विरोध करते हैं। विरोध का तरीका, दुबे जी भी विरोध करते हैं। आप लोगों के साथ लंबी लड़ाई आप लोगों के खिलाफ लड़ी, छात्र आंदोलन में ये लोग भी थे जब लाठियां बरसी आप लोगों के द्वारा, आप लोगों की सरकार के द्वारा 75 में युवाओं और छात्रों पर। लेकिन कहीं पर क्या हमला, चाहे जैसा होगा हाथ हमारा नहीं उठेगा, जेपी का नारा था ये 75 में, लेकिन भाषागत मर्यादा तो कहीं नहीं टूटती दिखाई दी। ना आप लोग कभी विरोध में आए तब, और ना ये लोग विरोध में गए तब, ये मैं कह रहा हूं। देखिए, बिल्कुल हमारी आपकी चर्चा है। मैं मानता हूं कि जंतर मंतर में तमाम लोग ऐसे थे कि जो इस तरीके का कर रहे थे जो अनुचित था, उसकी भी उसकी भी निंदा करनी चाहिए। आप सब बात कही है, मैं उस चीज को स्वीकारता हूं, मैं कहता हूं, लेकिन लाठीचार्ज, आंसू गैस, गोले और जिस तरीके से खून बहाया गया छात्रों का, क्या ये उचित था? ठीक है, वो उसको नहीं, वो आपने जो सवाल उठाया है, आपने जो सवाल उठाया उस सवाल से कोई ऐतराज नहीं है, मुझे लगता है किसी को भी ऐतराज नहीं है, लेकिन साथ में ये सारी चीजें भी, ये भी मैसेज जरूर जाना चाहिए वैसे लोगों के खिलाफ कि भाई विरोध करने का तरीका ये नहीं है। कल आपकी सरकार होगी और आपके खिलाफ इस तरह की भाषा का प्रयोग अगर कोई करेगा तो क्या अच्छा लगेगा क्या? और उसको कोई डिफेंड करेगा क्या? कतई नहीं। दुबे जी, एसके दुबे जी हमारे साथ समाजवादी पार्टी के हैं। सर, आप जरा बताइए, चर्चा
होगी कल, गतिरोध खत्म हो गया। अब कल बेहतर ढंग से इस पूरी जो मांग है छात्रों की, सबकी मांग है शिक्षा व्यवस्था को लेकर, क्वेश्चन पेपर आउट हो रहा है, लीक हो रहा है, उसको लेकर जो नया कानून जा रहा है तो बनाया जा रहा है और संसद के पटल पर रखा गया है, उस पर चर्चा होगी, सही ढंग से सार्थक चर्चा हो पाएगी। अनम्यूट कर लीजिए सर। जी 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 हाँ, आ रही आवाज। आवाज आ रही? हाँ, अब आ रही है जी। तो वो बोलते हैं ना, एक कहावत है ना कि मेहरबा आते आते देर कर दी, लेकिन ठीक है, देर कर दी कोई बात नहीं, लेकिन आए तो सही। हाँ। उसको भी अच्छा है लोकतंत्र के लिए। देखो, लोकतंत्र में विरोध करना जरूरी है, क्योंकि सरकार जिस अहंकार में डूबी थी, जिस तरीके से उनके मंत्री बाइट दे रहे थे, जनता के बीच बोल रहे थे, तो वो कहीं ना कहीं एक अहंकार दिखा रहा था। और माननीय मोदी जी भी अहंकार में भरपूर है, इसमें कहीं कोई ऐसा नहीं बोल सकता कि वो अहंकारी नहीं है, क्योंकि उनको ऐसा था कि से पूरी हिंदुस्तान की जनता उनकी जेब में है। तो हिंदुस्तान की जनता ने ये दिखा दिया कि हम जेब में नहीं है, हमने आपको 2 बार नहीं 3 बार चांस दिया, तीसरे बार में थोड़ा कम दिया ताकि आप सुधर जाएं, लेकिन आपके व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं आया। इसलिए अब हमें मजबूरी में अपना विरोध प्रदर्शन करना पड़ेगा। ये जो है वो किसी एक पार्टी के कारण नहीं, या मैं इस चीज को ऐसा मानता हूं कि इसमें सारे हिंदुस्तानियों की सहभागिता थी, चाहे वो पक्ष में हो, उनके भी लोग थे। देखिए, आपने देखे होंगे, आपने न्यूज भी देखी होगी, उनके भी, और जो फ्रंट में नहीं आ पाए, इंटरनल उनकी भी इच्छा थी। और मैं आपको एक और बात बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं की भी इच्छा थी कि इस तरीके का कुछ हो, ताकि हम भी अपनी आवाज उठाना चालू करें। अब आप देखना इसके बाद कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो दबे कुचले नेता हैं, जो जिनको ऐसा लगता है कि उनकी बात अभी तक नहीं सुनी जा सकती थी, अब सुनी जाएगी उनकी। ये बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा इससे। लेकिन जहां तक आपने जो बात की, आंदोलन का मतलब अश्लीलता नहीं होता है, आंदोलन का मतलब मर्यादा को उल्लंघन नहीं होता है, आंदोलन का मतलब ये नहीं होता है कि आप जैन जेड है तो जैन जेड का मतलब ये नहीं हो गया कि आपके प्रधानमंत्री के पद पर बैठे हुए किसी व्यक्ति को इस तरीके से अपशब्द। मैं तो बोलता हूं कि इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, वीडियो के साथ आप कार्रवाई करिए ना। हमारी यही तो मांग है कि आप उन इनोसेंट बच्चों को एफआईआर वापस करो जो इनोसेंट हैं, लेकिन जिन्होंने इस तरीके के कुकृत्य किए हैं, चाहे वो लड़की हो, चाहे वो लड़का हो, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो स्टूडेंट ना हो, उनकी तो बैंड बजाना चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसा संदेश जाना चाहिए कि नहीं, हम किसी भी प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री के पद पर बैठे हुए व्यक्ति की गरिमा के साथ नहीं खेल सकते हैं, क्योंकि ये आने वाले में एक परंपरा बन जाएगी। इसलिए ये बहुत जरूरी है। और जो इनोसेंट बच्चे हैं, जो इनोसेंट लड़कियां, क्योंकि पुलिस की भी तरफ से हुई है, आपने भी क्लिपिंग देखा है, तो उन पुलिस वालों को भी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि देखिए आखिरकार तो हम बच्चे थे ना। जो बच्चे आपके भी घर के, मेरे भी घर के कितने बच्चे गए थे, तो आप इस तरीके से अब अपने बच्चों के साथ करेंगे तो वो जो दोषी हैं, चाहे वो पुलिस वाला हो, चाहे वो दिल्ली सरकार का कोई भी अधिकारी हो, कोई भी हो, XYZ, उसके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। और जिन्होंने भारत माता के पति का नाम पूछा है, उनके खिलाफ भी कार्रवाई करना चाहिए कि आखिरकार उस महिला की इतनी हिम्मत कैसे हो गई कि वो एक जनसभा में जहां बच्चों का कार्यक्रम था, उसमें वो एक मजाक उड़ाएगी कि भारत माता का पति। अरे इस तरीके के नालायकों को तो सस्पेंड करना चाहिए था, लेकिन सरकार द्वारा कोई कार्रवाई ना करना इस बात का सबूत है कि कहीं ना कहीं ये सरकार की मिलीभगत थी। ये लोग जितने भी इस तरीके के तत्व आए थे, वो सरकार के ही प्रेरित थे। ठीक है ब्रजेश जी, आप सहमत होंगे जो बातें कह रहे हैं कि कार्रवाई उन लोगों के खिलाफ भी होनी चाहिए। एक छोटा सा कमेंट आपका। देखिए, बहुत साफ शब्दों में है, सीधा कार्रवाई तो उसके ऊपर होनी चाहिए जिसने लाठी चार्ज करवाया, जिसने बच्चों के खून निकाले, जिसने आंसू गैस के गोले फोड़े, जिसने तमाम तरीके से महिलाओं जो बच्चियां थी उनके साथ अभद्रता की। तो सबसे पहले तो कार्रवाई FIR उसके ऊपर होनी चाहिए। इस्तीफे से ही काम नहीं चलेगा। उनके ऊपर भी होनी चाहिए जो महिला पत्रकार, उनके ऊपर भी होनी चाहिए जो महिला पत्रकार के साथ अभद्रता की। वो तस्वीर भी आपने देखी होगी, वीडियो भी देखा होगा आपने।
उनके खिलाफ भी होने चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। मैं तो यही आपसे सवाल कर रहा हूँ ना कि जिसने बच्चों के ऊपर लाठीचार्ज का आदेश दिया वो तो ठीक है, लेकिन देखिए वो बात वो तो है ही, उससे कोई नकार नहीं रहा है, उससे कोई नकार नहीं रहा। लेकिन दुबे जी ने जिस स्पष्टता के साथ ये बात कही वो आपको स्वीकार्य है, आप मानते हैं कि ऐसा होना चाहिए। पुलिस के खिलाफ जो कार्रवाई है वो तो होगी, उसके बारे में तो कल जब सदन चलेगा तो जरूर गृह मंत्री की तरफ से बयान आएगा। देखिए कार्रवाई पुलिस के ऊपर होगी, बिल्कुल होना भी चाहिए, क्योंकि अब पुलिस तक ही सीमित है। ऊपर ये सरकार अरे ब्रजेश जी करती है तो सरकार खुद जिम्मेदार होगी ना कि हाँ। आदेश किसने दिया था लाठीचार्ज का? नहीं ठीक है, आप पुलिस तक ही सीमित क्यों रह रहे हैं? बच्चे अपना ब्रजेश जी, बच्चे अपने आप ब्रजेश जी आप पुलिस तक ही सीमित क्यों रह रहे हैं? थोड़ा सा उससे आगे भी तो बढ़िए, उन लोगों के बारे में भी तो बोलिए जो इस तरह के आंदोलन को कमजोर बना देते हैं, भटकाने की कोशिश करते हैं, चाहे वो सत्ता पक्ष के उसमें घुसे हुए लोग हो, चाहे उन्हीं लोगों के लोग घुसे हुए हों। जब कोई आंदोलन होता है तो उसमें तमाम राजनीतिक ऐसा कार्य किया जाता है जिसके कारण ऐसा हो कि आंदोलन कमजोर हो, इसमें सत्ता की ही मिलीभगत होती है, तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। आप मानते हैं कि नहीं? सत्ता ने मेरा सवाल यही है, इसके बाद मैं जाऊं अभिषेक जी के पास जाऊं, मैं यही पूछना चाह रहा हूं आपसे कि उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं, मैं ये आपसे जानना चाह रहा हूं। ब्रजेश जी बिल्कुल होनी चाहिए कार्रवाई, बस यही होनी चाहिए, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। अभिषेक जी अब देखिए ये पूरा प्रकरण तो हम लोग इस पर आगे चर्चा करते ही रहे पिछले दिनों, लेकिन अब एक नए परिवेश में हम लोग जा रहे हैं जब नया कानून आ रहा है। अब सवाल ये है सर कि कानून तो समय समय पर बनते रहे, कानून 2024 में भी बना था, उस समय के लिहाज से वो कड़ा कानून था, लेकिन उसके बाद भी ये स्थिति आई, क्वेश्चन पेपर लीक हुए, और यही नहीं, ये पूरा मामला जब चल रहा था, ये पूरा आंदोलन जब चल रहा था, तब भी कई स्टेट्स में क्वेश्चन आउट हुए, हिमाचल प्रदेश में भी आउट हुआ, पंजाब में भी आउट हुआ, इस तरह से वो ये चल रहा है। अब 2026 का ये जो संशोधन बिल आया है, ये कानून और कड़ा है, 10 साल की सजा, 10 करोड़ की जुर्माना, फास्ट ट्रैक कोर्ट। तो क्या उम्मीद की जाए कि इससे पेपर लीक की घटनाओं पर कुछ असर पड़ेगा इस कानून के आने से? जी, इस कानून में सजाओं से भी बढ़कर जो चीज मुझे पसंद आई है, उसमें सबसे अच्छी बात मुझे लगी कि ये जहां भी पेपर लीक होंगे वो मामला सीधे सीबीआई के हाथ में दे दिया जाएगा, क्योंकि ये पेपर लीक्स जब भी होते हैं ये किसी एक स्टेट से जुड़े नहीं होते, कई स्टेट से जुड़े हुए मामले होते हैं, तो इस तरह की जांच सीबीआई के ही हाथ में जानी चाहिए। और एक और चीज हमने देखी है पास्ट में कि जो पेपर लीक्स और जो जिस तरीके से सीटों की बंदरबाट होती आई है, पास्ट में भी हमने देखा है, इसमें कहीं ना कहीं उस स्टेट पे में जो सत्ता में आरूढ़ शक्तियां होती हैं उनका हाथ अनुभव पाया गया है। चाहे टीएमसी के समय जो बंगाल में टीचर भर्ती घोटाला पकड़ा गया था, उसमें स्वयं जो शिक्षा मंत्री थे उन्होंने अपनी बेटी को ही शिक्षक बना डाला था, और बहुत बड़ा एक ये मामला हुआ था। कोलकाता हाईकोर्ट ने बड़ा एक कड़ा रुख अख्तियार किया था, उन कोलकाता हाईकोर्ट के हस्तक्षेप के बाद ये मामला सीबीआई के पास गया था, वरना स्टेट गवर्नमेंट इसे अपने पास ही रखना चाह रही थी क्योंकि व्हाइट वॉश करने का इरादा था। ऐसे ही मैं दुबे जी की बातों से बहुत प्रभावित हूं, इन्होंने बहुत हद तक बहुत सही बातें कही। कहीं ना कहीं इनका जो नेतृत्व है, परंतु जो कांग्रेस का नेतृत्व है वो एक तरफा बात कर रहा है। वो कह रहा है कि केवल लाठी चलाने वाले दोषी हैं, केवल उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, और वो शांतिपूर्ण प्रदर्शन था इनके हिसाब से। तो मैं जानना चाहता हूं, रामलीला मैदान में 4 जून 2011 में जो हुआ था, रात के 1 बजे पहले लाइट बंद करी गई थी, फिर आंसू गैस डाले गए थे, जिसमें 100 से ज्यादा लोग घायल हुए थे गंभीर रूप से, और लगभग 1 महिला की मृत्यु भी हो गई थी। क्या उस समय सोनिया गांधी जी या उस समय के होम मिनिस्टर, क्योंकि सोनिया गांधी जी सुपर पीएम हुआ करती थी उस समय, किसी ने कभी खेद व्यक्त किया? आज तक नहीं हुआ। खैर छोड़िए, मैं सपा पे आता हूँ। सपा की हिपोक्रेसी, जब मैं माननीय अखिलेश यादव जी का बयान सुन रहा था तो ऐसा लग रहा था वो अपने टाइम की सपा सरकार का बारे में बातें बयान कर रहे हैं। उन्होंने यूपीएससी के चेयरमैन बना दिए थे अनिल कुमार यादव,
और यूपी हायर एजुकेशन सर्विस कमीशन के 4 सदस्य थे, जिसमें रामवीर सिंह यादव, राहुल यादव, अनिल कुमार यादव, लाल बिहारी पांडे। ये सदस्यों को स्वयं इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बर्खास्त किया था जब डिस्क्रिपेंसीज पाई गई। जब 84 में से 54 एसडीएम जो बनाए गए वो यादव कम्युनिटी से, एक निश्चित कम्युनिटी से थे, तो छात्रों का एक बड़ा आंदोलन हुआ था 2015 में। और जो स्टेट सिलेक्शन बोर्ड था उसमें स्टेट की जगह यादव सिलेक्शन बोर्ड लिख दिया गया था। और छात्रों के साथ जो मारपीट हुई थी, शायद उसकी तस्वीरें अगर इंटरनेट पे ढूंढने की कोशिश करें तो शायद मिल जाए, या उस समय कैमरों का, मोबाइल फोन में कैमरे हुआ नहीं करते थे तो इतनी तस्वीरें ना हो। परंतु ये लोग बात कर रहे हैं जो नकल माफियाओं को पनाह दिया करते थे। जब अखिलेश यादव जी का स्वयं का एक बयान आया था कि बच्चे थोड़ी बहुत नकल तो कर ही लेते हैं, ये एक सीएम कह रहा है छात्र के बच्चों से, अपने स्टेट के बच्चों से, कि थोड़ी बहुत नकल तो कर लेते हैं। मतलब नकल करने को एक हैबिचुअल सिंपल चीज बना के पेश किया जा रहा था। उसके पीछे कारण था, 2015 में ही माननीय अखिलेश यादव जी की कैबिनेट के एक मंत्री की बेटी 12वीं का इम्तिहान होम साइंस का देती हुई नकल के साथ पकड़ी गई थी। जब फ्लाइंग स्क्वाड को पता चला कि ये तो माननीय मंत्री जी की बेटी है, आप यकीन मानिए पत्रकारों ने बहुत मामला उठाया था, अखबारों में भी उछला था, परंतु कोई भी किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं हुई थी। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि अखिलेश यादव जी अपने समय को याद कर रहे हैं, तो उसके ऊपर तंज कर रहे हैं। अब बात करते हैं विपक्ष की। आज की तारीख में इतना कमजोर विपक्ष शायद भारत के इतिहास में कभी हुआ हो। ये ना तो संसद में सरकार को घेरने में कामयाब हो रहे हैं, इसीलिए चर्चाओं से भाग रहे हैं। इन्हें लगता है कि चर्चा अगर करेंगे तो कहीं ना कहीं हम विफल हो जाएंगे घेरने में। और सीजेपी जैसी पार्टी को इन्होंने सड़क पे भी हार मान ली है। वरना आप बताइए, कल के आए हुए लड़के जिनको राजनीति का एबीसीडी नहीं पता, वो काम कर गए जो राहुल गांधी जी नहीं कर पाए, जो अखिलेश यादव नहीं कर पाए, जो उद्धव ठाकरे नहीं कर पाए, जो ममता बनर्जी नहीं कर पाए। जिस पार्टी का कोई अस्तित्व नहीं था, जिसे जनता का कोई समर्थन प्राप्त नहीं था, एक वोट उन्हें कभी नहीं मिले, उन्होंने एक इलेक्शन नहीं लड़ा। ये लोग जिनको हम लोगों ने वोट देके भले ही उतनी वोट ना मिली हो जितनी बीजेपी को मिली है, परंतु वोट तो इनको भी मिली है। जनता ने कहीं ना कहीं अपनी लड़ाई लड़ने के लिए तो कांग्रेस और सपा को चुना है। ये लोग ना तो सड़क पे सरकार को घेर पाए, ना ये सरकार को घेरने में संसद में इस समय कामयाब हो रहे हैं। और इसका जो दुष्परिणाम है, इनको खुशी हो रही होगी कि कहीं ना कहीं बीजेपी को हो रहा है। क्षमा के साथ मैं बताना चाहूंगा, इसका लाभ बीजेपी को हो रहा है। कहीं ना कहीं इस कमजोर विपक्ष के कारण ही बीजेपी हर चुनाव दर चुनाव जीतती जा रही है। जी नहीं, अब विपक्ष कमजोर तो कहा जा रहा है, लेकिन विपक्ष अपनी मजबूती का एहसास भी दिला दे रहा है कि हाउस चल नहीं पा रहा है। बस हाउस ना चलने देना तो जनता के पैसे की ही को बनवा भी रहा है, चाहे जिस तरह से। आप ये देखिए कि जो इतने लोग, ये जितने लोग कॉकरोच जनता पार्टी के मार्च में आए, ये अगर कांग्रेस के मार्च में आ जाते या सपा के मार्च में आ जाते तो सपा कितनी मजबूत होती। समझिए बात को। जो ये भी है ना, देखिए एक तरीका ये भी है कि अगर कोई नया फोर्स आता है और उसको पीछे से बैकअप मिलता है तो वो ज्यादा प्रभावी होता है। चाहे अगर अब देखिए उस समय छात्र युवा संघर्ष वाहिनी, उस छात्र युवा संघर्ष वाहिनी एक नया फोर्स बना और इतना बड़ा आंदोलन हुआ कि 77 में इंदिरा गांधी की सत्ता को उसने बदल दिया। तो एक फोर्स आता है और वही फोर्स इस बार सीजेपी के तौर पर आया। बहरहाल अब इसका जवाब तो अब बीजेपी के पास मैं जाना चाह रहा था, लेकिन बारी बारी से पहले जवाब ले लेते हैं। आपने जो बातें कही हैं उस पर दुबे जी भी कुछ कहना चाहेंगे, ब्रजेश जी भी अपनी का भी इंटरवेंशन है। इसके दुबे जी। नहीं देखिए, बात अभी अहलावत जी ने बोला है, ऐसा नहीं है। काला कानून तो वो था कि अगर आप नकल करते हुए पकड़े गए तो आपके साथ आपके माँ बाप को भी जेल जाना पड़ेगा। क्या कभी ऐसा हुआ है? लेकिन हुआ इस देश में कल्याण सिंह की सरकार में। मैंने उस साल में मैंने 12th पास किया है। मैंने देखा है, मेरे यहाँ 400 बच्चों ने एग्जाम दिया था, मात्र 17 बच्चे पास हुए। और वो उसमें भी एक शायद फर्स्ट डिवीजन था, 7-8 ऐसा सेकंड डिवीजन और बाद बाकी सब थर्ड डिवीजन। और सीधा आपको पुलिस पकड़ती थी, आपको जेल भेजती थी और तुरंत माँ बाप को पकड़ती थी और सीधी जेल भेज देती थी।
इसी के लिए हमारे नेताजी ने उसका विरोध किया था कि भाई ये क्या है, आप अगर कानून बनाना चाहते हैं तो उसको 1 साल 2 साल अब 3 जो साल के नया लिए कानून restricted आया है कर दो सर, ना। हाँ ठीक है सर, अब जो नया कानून है उस कानून से कुछ आपको लग रहा है कि कुछ तस्वीर बदल सकती है, जो कि परफॉर्म जिसके बारे में अभी हम लोग सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, जो सदन में पेश हुआ है ना। इस कानून में अगर मेरी व्यक्तिगत बात की जाए तो मुझे एक चीज अच्छा है कि टाइम पीरियड उन्होंने जो फिक्स किया है कि टाइम पीरियड में डिसीजन आना चाहिए। अभी आपने देखा होगा कुछ दिन पहले कानून मंत्री बोल रहे हैं कि 5 करोड़ से ऊपर इस देश में केस पेंडिंग है अदालतों में, 1 लाख के लगभग तो सुप्रीम कोर्ट में। कैसे देश चलेगा? आदमी की 40 साल उम्र हो जाती है, 40 साल केस चलता है। आपने सुना होगा छत्तीसगढ़ का मैटर, एक कानपुर का मैटर, मात्र 10 पैसे के लिए बेचारे को सस्पेंड कर दिया गया था। और जब वो डिसीजन आया तो वो निर्दोष साबित हुआ। आप सोचिए क्या बीती होगी, उसका बेचारे का पूरा परिवार टूट गया। तो क्या कितनी बीतती है इनका। मैं तो ये देखिए, एनडीए गवर्नमेंट को पब्लिक ने अगर पसंद किया तो इसलिए था कि कुछ नया होगा, देश में कुछ नया आएगा। चलो हमें रिजेक्ट किया, मैं मानता हूँ, स्वीकार करता हूँ, खुले दिल से स्वीकार करता हूँ। हमें उत्तर प्रदेश में हमने इतना काम किया लेकिन उसके बाद भी स्वीकार किया, उसने रिजेक्ट किया, तो ठीक है। जो सरकार आई है उसके साथ बहुत आशाएं थी लोगों की, लेकिन वो कहीं ना कहीं आशाएं पूरी करते हुए जब पब्लिक ने नहीं देखी तब आंदोलन का रूप लेना पड़ा ना। और इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि अगर ये किसी राजनीतिक पार्टी का आंदोलन होता तो शायद ये सफल नहीं होता। हाँ, ये भी सत्य है। हाँ, इसमें भी कहीं दो राय नहीं है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। क्योंकि शायद मैं इस चीज को मानता हूं कि वो कहीं ना कहीं या तो विपक्ष का जो इंडी गठबंधन है उसमें वो, देखिए कहने को मैं तो बहुत बेबाक बोलता हूं, जब तक ममता दीदी मुख्यमंत्री थी तब तक उन्होंने कांग्रेस को समझा ही नहीं कुछ, कांग्रेस को चना मामला समझा, जिधर चाहे उधर फेंक देती थी। लेकिन आज वही ममता दीदी सिस्टम में आ गई, अब बोलने लगी। तो इस तरीके का जैसे अहंकार अरविंद केजरीवाल का अहंकार था दिल्ली में, नहीं हम ही सब कुछ है। अरे भाई कांग्रेस भी एक पार्टी है यार, राष्ट्रीय पार्टी है, आप उसको निगलेक्ट नहीं कर सकते। तो कहने का मतलब हम जब अहंकार छोड़ेंगे तो हम सबका मिलन होगा। और तब आप अगर वोट, जैसा बात किया वोट का, तो वोट तो हम विपक्ष का ज्यादा है ना। ओवरऑल आप देखिए वोट की परसेंटेज किसका ज्यादा है। तो लेकिन चूंकि हम लोगों के या तो दिल नहीं मिले या मन नहीं मिले, कुछ ना कुछ गड़बड़ रहा जिसके कारण बीजेपी उसका फायदा उठा। लेकिन चलो देर आए दुरुस्त आए, अब हो सकता है, ऐसी उम्मीद है कि अब हम सब मिलके काम करेंगे और भारतीय जनता पार्टी को हटाने का ये तो आप प्रदीप जी को टेंशन दे रहे हैं, लेकिन ब्रजेश जी इससे काफी खुश हो रहे होंगे। ब्रजेश जी अब जल्दी से अपनी बात कर लीजिए, फिर प्रदीप जी के पास में जाऊं। देखिए मेरा साफ कहना है कि खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। तो भारतीय जनता पार्टी की स्थिति यही हो चुकी है। आज धर्मेंद्र प्रधान जी के लिए जय जयकार है और सारे नेता लगे हुए थे कि जैसे लग रहा था कि कोई अवार्ड लेकर आए हैं। वो लोकतंत्र में जिनको हटाने के लिए पूरे देश का युवा सड़कों पर था, उनके लिए भारतीय जनता पार्टी सम्मान कर रही थी। और यही भारतीय जनता पार्टी बलात्कारियों का भी सम्मान करती है। और शायद अगर मैं गलत नहीं हूं तो जो कानून ये पेपर लीक में आया है वो बलात्कारियों के लिए लागू है ऑलरेडी। तो आप समझिए ये भारतीय जनता पार्टी वही है जो किसानों के खून का मतलब नहीं समझती। इस कानून जो कानून बनने जा रहा है, जो कानून बनने जा रहा है, जिस पर आगे चर्चा होगी और कई उसमें जब सदन के अंदर चर्चा होगी ब्रजेश जी, तो उसमें जो राजनीतिक दल हैं उनकी तरफ से उसमें सुझाव भी आएंगे और फिर वो कानून बनेगा। तो उस पर आपको विश्वास है? अभी जो हमें दिख रहा है उसमें जो क्लॉजेज हैं, देखिए भारतीय जनता पार्टी के राज में संविधान और लोकतंत्र कोई मायने नहीं रखता है और ना ही कोई नियम कानून मायने रखता है। भारतीय जनता पार्टी कुछ नहीं मानने वाली है। भारतीय जनता पार्टी तानाशाही करने वाली है। मैं आभार व्यक्त करता हूं इस देश के विपक्ष का और इस देश के हर छात्र छात्राओं का जिन्होंने इस भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी के तानाशाही अहंकारी रवैयों को चकनाचूर किया है। आज जो ये लोग मुंह छिपा रहे हैं, अपने आप से नजरें गिरा रहे हैं, बस वही हाल है कि खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। आज इसका कारण है कि हमारे देश के नौजवानों ने ये कार्य किया। जिन्होंने काला धन लाने का वादा किया नहीं ले आए, उनके अहंकार को तोड़ा। जिन्होंने बेरोजगारी बढ़ाई उनके अहंकार को तोड़ा। जिन्होंने किसानों के लिए कील बिछाए उनके अहंकार को तोड़ा। जिन्होंने कभी भी विपक्ष की बातों को मानने का कोई भी
क्रम नहीं आगे बढ़ाया जो लोकतंत्र में जरूरी ठीक है। होता है, जिन्होंने लोकतंत्र के मंदिर को गंदा किया, अपनी भाषा से संसद को ठीक है, गंदा ठीक है। किया। अब भारतीय जनता विपक्ष पार्टी ही ने कह रहा, आज उनके एक बैनर अहंकारों को आज एक तोड़कर बैनर युवाओं ने दिखाई दिया मान के प्रदीप दिखा जी दिया कि लोकसभा में, तानाशाही आज एक नहीं बैनर चलेगी। दिखाई दिया, उस पर लिखा था शिक्षा में पेपर चोरी, आस्था में चढ़ावा चोरी, लोकतंत्र में वोट चोरी। यानी कि आप पर विश्वास नहीं है। यहां पर भी जो बातें हो रही है, कानून बनता है लेकिन कानून का पालन भी होना चाहिए, कानून को उसको एग्जीक्यूट भी होना चाहिए, उसके आधार पर कार्रवाई भी होनी चाहिए। 24 में आपने कानून बनाया लेकिन 26 आते आते फिर से आपको और कड़ा कानून बनाने की जरूरत आ पड़ी। कोई कार्रवाई ऐसी हुई नहीं जिसका इम्पैक्ट पड़ता और ये सब न हो पाता, एक बार फिर से नीट का पेपर आउट नहीं हो पाता, ये लोगों का मानना है। आनंद जी, हम जब भी राजनीतिक चर्चा में बैठते हैं या राजनीति जो कि नियम बनाने वाले, क्या होता है कि हर बच्चे को 11वीं 12वीं में या किसी विवेकशील व्यक्ति को पढ़ाया जाता है कि भाई देखिए आपके नियम बनते हैं, आप देश का भविष्य बनता है, इसी सदन में संविधान बनता है, यहीं पे पूरे साल की प्लानिंग होती है, इसी सदन से पूरे देश का फ्यूचर डिसाइड होता है, या हम इसी को बोलते हैं या यूं कह सकते हैं कि रेगुलेशन यहाँ से स्टार्ट होता है। ठीक है, देखिए संविधान हमारा इतना परफेक्ट है, मतलब परफेक्ट है, क्लोज टू परफेक्ट है, कि सारी चीजें डॉक्यूमेंटेड है, प्रॉपरली ऑन प्लेस है। अब आ जाते हैं संसदीय व्यवस्था में, सदन में चलने वाली कार्रवाइयों को, और सदन में संख्या बल के आधार पे बिल पास कराने या अपना बहुमत स्थापित करने की जो व्यवस्था है हमारी, ये किसी एक पार्टी के लिए नहीं है, सभी के लिए बराबर है। अब आप ये देखिए, मैं 2014 से लेकर के अब तक, हम 13वां साल चल रहा है, 13वां साल चल रहा है मोदी जी के नेतृत्व के शासन का। आप बताइए, किसी भी टीवी चर्चा में आप जाइए या बैठिए तो आपको लगता है कि भाई विपक्ष कितना जो है परेशान है, हताश है, उसको देश के जो है विकास की बहुत चिंता है, और वो चिंता वो सदन के रूप में दिखाता है, और फिर वो बाहर निकलता है, फिर वो चुनाव की तैयारियां करता है, और फिर पता लगता है कि वो चुनाव हार जाता है। तो विपक्ष जो है, जो आदी हो चुका है चुनावों को हारने के लिए और सदन को ठीक से न चलने देने के लिए, उनके विचारों को या उनकी बातों को, अगर हम कहें कि भारतीय जनता पार्टी, हमारी पार्टी, हमारे नेतृत्वकर्ताओं ने चुनाव पूर्व जो वादे किए थे, जो घोषणाएं की थी, ये भी एक महत्वपूर्ण चैप्टर होता है किसी भी राजनीतिक शास्त्र के छात्र के लिए, कि चुनाव को पूर्व जो घोषणा पत्र होते हैं, राजनीतिक दल उनको इंप्लीमेंट करने में किस प्रकार की मंशा रखते हैं। चुनावी घोषणा पत्र सभी पार्टियों का किताबों में लिखा होता है या पाठ्यक्रमों में बताया होता है भाई इनकी विचारधारा की मूल बात क्या है। तो भारतीय जनता पार्टी चुनाव पूर्व किए गए वादों को, जिसके आधार पर जनता ने हमें बहुमत दिया है या सदन में हमारे पास बहुमत है, हम अपने उन घोषणा पत्रों को पूरा करने में यकीन रखते हैं और हमने पूरा किया भी है। लेकिन सदन और बीते कुछ हफ्तों की जो प्रगति हुई, जिसको बोलते हैं रीसेंट डेवलपमेंट्स, उसके आधार पे अब निकल करके आ रहा है कि कांग्रेस सेवा दल के कार्यकर्ता थे, समाजवादी युवा जनसभा के भी कार्यकर्ता थे वहां पे। मैंने एक कार्यक्रम में कह दिया आनंद विजय जी कि केवल 5% स्टूडेंट थे। बाद में मुझे उस पर बड़ा शोर मचा कि अच्छा केवल 5% स्टूडेंट थे। मुझे बड़ी ग्लानि हुई कि मैंने डेटा ज्यादा बता दिया, 1% भी स्टूडेंट नहीं थे इस पूरे हंगामे में, और वो सारे स्टूडेंट जा चुके थे। बहुत से कंटेंट चल रहे हैं इस समय। तो जो मैं तथ्य स्थापित करना चाह रहा हूं कि देखिए, सदन है और सदन के कार्य करने की एक प्रणाली है, और सदन चलेगा, उसको बाईपास नहीं कर सकता। अगर मैं कहूं कि सदन को बाईपास किया जा सकता है तो ऐसा कदापि संभव नहीं है। पता नहीं क्यों विपक्ष इस बात को समझने में असफल रहा है अब तक। कौन से वो कारक हैं? लेकिन आप लोग भी तो असफल रहे ना। देखिए, आप लोग भी तो असफल रहे ना। अब वो धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा मांग रहे थे तो आप भी मांग लेते कि भाई पंजाब के एजुकेशन मिनिस्टर इस्तीफा दे दें। राजस्थान में जो हुआ वो क्या था, आप लोग भी तो समझ नहीं पा रहे थे। आप उसी में आप भी घुस गए थे, उसी चक्कर में आप फंस गए थे। आपकी भी तो रणनीति की कमजोरी यहां पर दिखाई दी ना। आनंद भाई सुनिए, क्या है कि सरकार अगर प्लान करके आई है कि इस संसदीय सत्र में अगर कुछ आवश्यक बिलों को पास कराना है, कुछ नए कानून बनाना है, तो सरकार उन पे अपना फोकस रखेगी। शून्यकाल होता है चर्चा के लिए, प्रश्नकाल होता है जिसमें विपक्ष के पास पूरी अथॉरिटी होती है, संवैधानिक अथॉरिटी होती है कि वो सरकार से सवाल करें। लेकिन असल में होता क्या है ना, मेरा तो ये सबसे बड़ा पॉइंट ये रहता है कि भाई सदन में चर्चा होती है, सदन में बात होती है, विपक्ष उस समय कर क्या रहा होता है।
क्या जवाब दे ही देंगे ये लोग अपने जनता के जब ये भी लग रहा था, ये भी लग रहा था कि आप लोगों को लगा कि भाई सीजेपी की मांग थी धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की, उसे हम मान लेते हैं, और ये विपक्ष के जो नेता थे वो लोग भी यही कह रहे थे कि पहले इस्तीफा फिर पर चर्चा, तो इस्तीफा के बाद अब चर्चा के लिए उनके कोर्ट में हम बॉल डाल देते हैं। आप भी समझ नहीं पाए। आनंद नहीं, आनंद जी हम ये कार्यक्रम के पहले भी हालांकि बहुत सी सीमाएं होती हैं जिनके अंतर्गत, लेकिन कोई मुझे आज तक ये समझाने वाला नहीं मिला कि आदरणीय प्रधान जी के इस्तीफा के पूर्व और उनके इस्तीफा के बाद इन छात्रों की मनस्थिति में क्या परिवर्तन आया, इनका कौन सी लॉटरी लग गई या विपक्ष को क्या लाभ मिला। सदन तो उसी प्रकार से है ना, वही स्टेटस को बना हुआ है। सरकार अपने बिल पास कराएगी, हमें पता है कि भाई बिल जो है वो आवश्यक है, जो प्रोटोकॉल में हमारे लिखे हुए हैं, जो पूर्व निर्धारित कार्यक्रम है उसी पे हम चलेंगे। अब आप इसको तानाशाही बता लें या भाई आपकी भी पार्टी में अगर कोई संगठनात्मक बैठक होती है तो उसकी मीटिंग भी उसका टाइमलाइन होता है ना कि इतने बजे ये होगा, इतने बजे ये होगा, इतने बजे ये होगा। मैं विपक्षी दलों को क्योंकि ऐसा नहीं है कि सीजेपी शांत हो गया, सीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, आज कपिल सिब्बल भी थे उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और उसमें उन लोगों ने कहा है कि सरकार पर आरोप लगाया है सीजेपी ने कि सरकार सीजेपी पर निजी मुकदमे कर रही है, हम देश भर के छात्रों की मदद कर रहे हैं। अरे आनंद भाई, आप देखिए, आपके इस बार यहाँ पे काफी समय बाद मिल रहा हूँ, लेकिन मुझे उम्मीद है कि मैं वर्ष 19, 20 और 20 से आपके साथ में चर्चा में हूँ। दूसरे चैनलों में जब आप थे तो हमारी आपकी मुलाकात आज की नहीं है। और अगर मैं तब कहूँ और अब कहूँ 6 वर्षों के बाद भी, आप ये बताइए कि विपक्ष का उस समय का क्या था जब आदरणीय सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसी समय भी यही चेहरे थे जो उनके पीछे खड़े थे, अगर आपको ध्यान होगा। फिर उसके बाद बहुत सी ऐसी घटनाएं हुई है, यही वो 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 चेहरे जो होते हैं, ये उसी तरह वो एक तो उन्होंने तो बकायदा कहा भी था, हमने तो पिच तैयार करके उत्तर प्रदेश में दी थी। ये बहुत मतलब ये सर्वविदित है, उन्होंने तो स्वीकार किया था कि हमने तो पिच तैयार करके दे दी थी, आपने कुछ नहीं किया था। तो विपक्ष क्या करता है, क्या घोषणा करता है? अच्छा ठीक है, विपक्ष क्या करता है, क्या घोषणा करता है, उसकी अपनी रणनीति होती है, लेकिन जब सत्र चलता है तो सरकार की ये कोशिश होनी चाहिए कि सबको साथ लेकर हम चलें, क्योंकि आप बिल लाते हैं और उस बिल को टेबल करेंगे, उस पर चर्चा होगी और सबकी सहमति की जरूरत होगी। ठीक है, कई जगहों पर असहमतियां भी होंगी, खिलाफ में वोट भी पड़ेंगे, लेकिन उस बिल पर चर्चा के लिए उस माहौल बनाने की जिम्मेदारी तो सरकार की ही होती है। चाहे आज आप हैं तो आपकी जिम्मेदारी होनी चाहिए। निश्चित तौर पे लेकिन एक हाथ से ताली बजती है क्या? एक पक्ष में वेल के इस स्पीकर के राइट हैंड साइड बैठ के सरकार है, लेफ्ट हैंड साइड बैठ के विपक्ष है, तो खाली इधर ऐसे तो होगी नहीं, ये वाला हाथ आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, तब ताली बजेगी, तब कोई पता लगेगा कि हाँ भाई कुछ एक्शन का रिजल्ट हुआ। लेकिन विपक्ष जो वर्तमान विपक्ष है उसका रवैया क्या है? मैं एक बात और बताना चाहता था आनंद भाई जी, देखिए ये जो सीजेपी है ये एक सोशल मीडिया हैंडल है। सोशल मीडिया हैंडल अभी और राजनीतिक पार्टी रजिस्टर्ड नहीं हुए हैं वो। और छात्रों की मांग, देखिए एक नेतृत्व होता है, वो देश के सेंटिमेंट को समझता है, कैसी परिस्थितियां डेवलप होती है, जिस तरह से डेवलपिंग स्टोरी होती है उसी तरह से परिस्थितियां डेवलप होती है। उसको आप सोशल मीडिया हैंडल कहिए चाहे जो कहिए, लेकिन उसी के साथ आपकी वार्ता हुई, दो सीनियर मिनिस्टर्स की, उन्हीं लोगों के साथ वार्ता हुई, उन्हीं के कंडीशंस को आपने माना और उनकी मांग के बाद अब फिर आगे कानून की बात हो रही है। बहरहाल एक चीज सर, डॉक्टर अभिषेक कहला आते हैं सर, जरा एक 5 सेकंड हाँ कर लीजिए, 5 सेकंड। लोकतांत्रिक व्यवस्था में आतंकवादियों का भी जब कोई नेतृत्व आता है तो सरकार उससे बात करती है। खाली भारतीय जनता पार्टी ने किया, पिछली सरकारों ने भी ऐसा किया है। आप उत्तर पूर्व के देखिए, जो है उस समय की, आप तो चीजें कंट्रोल में है, लेकिन उस समय उनके नेता आते थे और वो बातचीत करते थे। नहीं वो आतंकवादी नहीं, अलगाववादी कह सकते हैं। आतंकवादियों से कहाँ बात होगी? अलगाववादी वो तो अपने ही लोग हैं, थोड़े उनकी अपनी डिमांड है, रास्ते अलग है। मैं शब्द चयन के लिए क्षमा चाहूंगा। देखिए वो अलगाववादी नेता आते तो उनसे ही बात होती थी। अब ग्रुप ऑफ एजिटेटर्स अगर आ गया, वो भारत के नागरिक हैं, वही तो मैं कह रहा हूँ कि आप उनको जो कहिए, लेकिन बातें तो हो रही है ना,
वही चीज है, समस्या के समाधान के लिए उनसे बात करनी होगी, उस ताकत को आपने एहसास किया, उनकी ताकत को। सर अभिषेक जी, प्रधानमंत्री ने एक हाई पावर टास्क फोर्स का गठन किया है नंदन नीलेकणी जी के नेतृत्व में। अब इस पर एक सवाल कि क्या पेपर लीक को रोकने के जो प्रयास हैं उस प्रयास में विश्वसनीयता आएगी? बिल्कुल आनंद जी, जैसे आप लोगों को ज्ञात ही है सभी को कि वो इन्फोसिस के को फाउंडर रहे हैं, भारत के एक आईटी के टेक्निक के एक सबसे बड़ी जायंट के फाउंडर रहे हैं, और जो आधार कार्ड है इसके भी प्रोजेक्ट के वो हेड रहे हैं। इसको भी जो सफलता प्राप्त हुई है, उस समय लोगों ने इस बात का शक दिखाया था, ये था कि पता नहीं आधार कार्ड देश में कामयाब होगा नहीं होगा, पर आज हर व्यक्ति के पास आधार कार्ड है। तो नीलेकणी जी की जो एक क्षमता है उस पर शक नहीं किया जा सकता। फिर उनके साथ जो पूर्व इसरो चीफ उन्हें जोड़ा गया है, आईआईटी मद्रास के हेड रहे हैं उनको जोड़ा गया है, एक पूर्व के डायरेक्टर रहे हैं आईबी के उनको रखा गया है, शिक्षाविदों को रखा गया है। तो एक उम्मीद की किरण तो है कि, और जरूरत भी है सुधारों की। एक जो जिस तरीके से तकनीकी बदलाव हो रहे हैं उन तकनीकी बदलावों को ध्यान में रखते हुए एक फुल प्रूफ सिस्टम बनाया जा सकता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। परंतु इच्छा शक्ति, ये जिस तरीके के लोगों को लाया गया है उससे कहीं ना कहीं जो उनके इच्छा शक्ति है प्रधानमंत्री जी की वो प्रकट हो रही है। परंतु विपक्ष से अभी भी मेरा सवाल यही है आनंद जी कि अगर आप इसी तरह स्पेस छोड़ते रहे तो अरविंद केजरीवाल जी की तरह एक नई पार्टी उभर आएगी, नुकसान कांग्रेस को ही होगा, क्योंकि वोट तो बीजेपी के कोर वोटर्स तो बीजेपी के पास ही है। या जो भी लोग नई पार्टियां उभर के आती है वो कांग्रेस को ही तोड़ के उन्हीं के वोटों को खा जाती है। ये तो इस बार कांग्रेस और राहुल जी ने समझ लिया था, तभी तो वो सीजेपी के साथ डायरेक्टली नहीं थे, वो अलग अपना पैरेलल उन्हीं के मुद्दे को लेकर पैरेलल कर रहे थे कि कहीं वो आम आदमी पार्टी की तरह एक नया दल ना आ जाए और उससे नुकसान हो जाए इनको। अब श्रेय लेने का भी प्रयत्न कर रहे हैं कि ये हमारे प्रयत्नों का परिणाम था। ब्रजेश जी कह रहे हैं कि मैं भी गया था, शुरू में इन्होंने बताया नहीं होगा कि मैं भी वहां पे जंतर मंतर पर बैठा हूं, हमारे कार्यकर्ता पवन खेड़ा जी भी गए थे जब वो अनशन पर बैठे थे। काफी बाद में जब उन्हें दिखा कि ये सीजेपी जो है बहुत तेजी से ग्रो कर रही है तो इन्हें लगा कि हमारी वोटों में ही कहीं सेंध ना लगा। लेकिन एक चीज सर ब्रजेश जी, एक चीज बहुत संक्षेप में जरा बताइए। देखिए, जब चर्चा होती है किसी भी मुद्दे पर और कांग्रेस और विपक्ष उसमें शामिल होता है, अपनी बात रखता है, राहुल गांधी भी जब बोलते हैं तो होता क्या है ना कि उस विषय से हटकर राहुल गांधी किसी और विषय पर चले जाते हैं। इस विषय पर चर्चा जब होगी तो राहुल गांधी फोकस इसी पर रखेंगे, कांग्रेस फोकस इसी पर रखेगी। बिल्कुल, देखिए एकदम साफ शब्दों में ये तय है कि राहुल गांधी जी लगातार अभी जिस तरीके से ये बता रहे थे, शायद इन्होंने देखा नहीं है, कांग्रेस पार्टी सीजेपी से पहले ही सड़कों पर थी। हर राज्यों में कांग्रेस के कार्यकर्ता लगातार सड़कों पर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे और राहुल गांधी जी नरेंद्र मोदी जी के घर के सामने जाकर बैठ गए इसी पर चर्चा करने के लिए। तो राहुल गांधी जी का नेतृत्व तो सिर्फ इसी पर फोकस होगा कि हम युवा और छात्राओं को किस तरीके से न्याय दिलाएं और जो उचित सवाल है वो जारी रहे। ठीक है, डॉक्टर एस.के. दुबे जी। देखिए आनंद जी, आपने अभी एलावत जी ने बात की केजरीवाल जी की। केजरीवाल और इस सीजेपी में एक अंतर है। केजरीवाल बहुत शातिर खिलाड़ी थे, उन्होंने अन्ना को जी को हाईजैक कर लिया क्योंकि उनके पास पूरी टीम थी, इसलिए वो सक्सेस हो गए। लेकिन ये जो है, हमें कहीं ऐसा नहीं लगा कि ये मजे हुए खिलाड़ी हैं, क्योंकि अगर मजे हुए खिलाड़ी होते तो शायद जो सीन देखने को मिला वो नहीं देखने को मिलता। जो बीच में विजेता दाहिया जैसे लोग आए, इंटरव्यू दे के चले गए और ये सब करके बीच में और भी लोग आए अपना अपना, वो नहीं देखने को नहीं मिलता क्योंकि उनका फोकस एक होता है। यहाँ पर डाइवर्जन देखने को मिला, इसलिए ये कहना कि ये देखिए भविष्य की तो बात कोई कोशिश तो की थी सर केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी ने, लेकिन नहीं आम आदमी पार्टी का तो अरविंद केजरीवाल, मैंने बोला शातिर शब्द बड़ा थोड़ा खराब वे में आ जाता है, लेकिन मैं इस बात को कहने में कहीं कोई कंजूसी नहीं करूंगा कि बहुत शातिर दिमाग था अरविंद केजरीवाल का। लेकिन
आदमी को कब तक आप पागल बनाओगे? आप देखिए कब तक बनाओगे? ठीक है। एक बार ऐसा आया कि आप कहां से कहां पहुंच गए, आप अर्श से फर्श पे आ गए ना, तो कहने का मतलब घमंड नहीं होना चाहिए। यही मोदी जी को मैं बोलता हूँ कि मोदी जी जो अर्श पे हैं, उनके अंदर जो एरोगेंट है, जो अहंकार है, इतना भरा है कि इस आंदोलन ने उनको फर्श पे ला दिया। ठीक है, अब एक वाक्य में सब अब कंक्लूड हम कर रहे हैं। अब प्रदीप जी आपसे ही, कल जब चर्चा होगी, सार्थक चर्चा होगी, हम उम्मीद करें? सदन में एक पक्षीय चर्चा नहीं होती है, विपक्ष का सहयोगी होना आवश्यक है। चलिए ब्रजेश जी। देखिए, सदन का चलने का मतलब होता है सत्ता और विपक्ष दोनों जब एक लय में, एक सुर में सवाल और जवाब उचित मुद्दों पर करेंगे तो सदन चलेगा। और पिछले कुछ दिनों की तरीके जैसे नरेंद्र मोदी जी सदन को छोड़कर भाग गए थे, उस तरीके से चलेगा तो सदन नहीं चलने वाला है। देश के जनता और युवाओं के मुद्दे पर सवाल होगा, उसका ठीक है, लेकिन देश की जनता और युवाओं के मुद्दे पर कहीं ना कहीं समझौता करने की भी जरूरत होती है, और वो कल दिखाई देगा। दुबे जी। नहीं, अभी अब मैं तो सिर्फ इतना कहूंगा कि अगर अभी भी सदन नहीं चली तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी को इसको बहुत बड़ा खामियाजा उठाना पड़ेगा। अभिषेक जी कंक्लूड कर दीजिए सर। आनंद जी, 14 से जब से गवर्नमेंट आई है, मैंने तो एक भी सेशन सदन का ऐसा देखा नहीं जो ढंग से चला हो। और इस एक्सपीरियंस से एक ही बात लगती है, कल भी चर्चा होने की संभावना बहुत कम ही नजर आती है। जी चलिए, हम पॉजिटिव उम्मीद के साथ इस चर्चा को यहाँ पर विराम दे रहे हैं। कमोबेश सब यही चाहते हैं कि चर्चा हो, स्टूडेंट्स जो हैं उनको उनके लिए जो दुखद क्षण आता है उससे उनको निजात मिले, जो कड़ा कानून है कड़ा कानून बने और वो कानून एग्जीक्यूट भी हो, और जो ऐसे लोग हों उनके खिलाफ कार्रवाई भी हो। सजा का प्रावधान तो होता है, लेकिन सजा मिले तभी मैसेज जाएगा। बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए आप सभी मेहमानों का। विपक्ष की प्रोटेस्ट पॉलिटिक्स पर आज इतना ही। देश दुनिया की खबरों के लिए जुड़े रहिए इंडिया वॉइस के साथ।